नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी की क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। और हम असिस्टेंट प्रोफेसर का क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, जिसमें यूनिट 6 का पार्ट 4 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो ग्रामीण समाजशास्त्र के बारे में चीज़ें हम इसमें पढ़ रहे हैं। और ग्रामीण समाजशास्त्र के जो रचयिता थे वो रॉबर्ट रेडफील्ड थे। उनकी पुस्तक है द लिटिल कम्युनिटी, टेपोजनॉल, लाइफ इन ए मैक्सिकन विलेज 1930 में लिखी गई। द फॉल्क कल्चर ऑफ यूकेटन ये लिखी गई है 1941 में। पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर ये लिखी गई 1956 में। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स हैं और एग्जाम में इनका कोई ना कोई बुक आता ही है, तो ये याद रखिएगा चारों किताबें और उसका प्रकाशन वर्ष। और फिर देखिए लोक समाज क्या होता है। लोक समाज जान लीजिए। लोक समाज देखिए लघु समाज होता है जो दूर दूर छिटका होता है। जैसे आपने देखा होगा कि ग्रामीण या फिर बहुत ही जो अत्यंत ग्रामीण होते हैं जिनका शहरों से दूर दूर तक वास्ता नहीं होता। ठीक है, जंगलों में वनों में रहते हैं। पहाड़ी इलाके के जो गांव होते हैं, ठीक है, उनके जो परंपराएं प्रथाएं होती हैं वो भी बहुत ही अजीब प्रकार की होती हैं। ठीक है, पूजा में वो रोटी वगैरह का प्रयोग करते हैं, फिर कभी मछली का प्रयोग किया, कभी किसी चीज़ का, तो उनकी प्रथाएं परंपराएं इस ढंग की होती हैं। ठीक है, तो लोक समाज का मतलब होता है कि अत्यंत अनपढ़ और समाज में ऐसे लोग जो ज्ञान बिल्कुल नहीं रखते हैं और प्रकृति से जुड़े हैं, यानी आदि मानव का जीवन। कुल मिलाकर देखा जाए तो जनजातीय लोगों का जो गांव होता है वो लोक समाज के अंतर्गत आता है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे शिक्षा नहीं होती, वहाँ पे स्थानीय चीज़ें ही ज़्यादा देखी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बौद्धिकता नहीं पाई जाती और भावना पाई जाती है। नातेदारी के माध्यम से समाज चलता है, घनिष्ठ साथ पाया जाता है और समरूपता होती है, सभी का जीवन एक जैसा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें लोक समाज में, यानी अत्यंत पिछड़ा हुआ जो समाज होता है, गांव से भी जो पिछड़े हुए गांव है उसको लोक समाज कहते हैं। अब देखिए लघु समाज क्या होता है। लघु समुदाय, लघु समुदाय का मतलब होता है कि जो गांव होते हैं, गांव का मतलब लघु समुदाय, यानी 4 प्रकार की विशेषता रॉबर्ट रेडफील्ड ने बताया है और उन्होंने कहा कि जहाँ पे भी ये 4 विशेषता पाई जाती है वो लघु समाज होता है, वो लघु समुदाय होता है। देखिए पहला है लघुता, यानी छोटा होगा वो। विशिष्टता, यानी उसकी एक कुछ विशेषताएं होंगी, विशिष्ट होगा वो, यानी सामान्य विशेषता नहीं रखेगा। ठीक है, यानी मान लीजिए पूरा एरिया है, उस एरिया से अलग वो अपनी अलग पहचान रखेगा, उसकी परंपराएं प्रथाएं और रूढ़ियाँ थोड़ा अलग होंगी। ठीक है, ये इस बड़े समाज से तो ये चीज़ है कि वहाँ पे विशिष्टता होगी। समरूपता होगा कि उस गांव के पूरे इलाके के लोग एक ही जैसा जीवन जिएंगे। और आत्मनिर्भरता, वो आत्मनिर्भर होंगे, वो प्रत्येक चीज़ के लिए टेक्नोलॉजी, गांव और पैसों पर डिपेंड नहीं होंगे। वो उन्हीं चीज़ों का ही उत्पादन करेंगे जो उनके लिए आवश्यक हो और जिससे वो अपना जीवन चला सके। ठीक है, यानी जो जनजाति पिछड़े हुए समाज होते हैं, जो छोटे गांव होते हैं जिनका शहरों से भी वास्ता नहीं हुआ है, वो क्या है, वो लघु समुदाय है। ठीक है, तो ये 4 विशेषताएं हैं, एग्जाम में कई बार आ चुका है। का एक कथन है कि लघु समुदाय पालने से शमशान तक का प्रबंध करता है। इन्होंने कहा कि जो लघु समुदाय होता है वो पालने से लेकर शमशान तक, यानी व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक लघु समुदाय कार्य करता है। लघु समुदाय में ही उसकी सारी चीज़ें होती हैं। 1955 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण नामक संस्था की स्थापना की गई, जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन संबंधित प्रमुख सर्वेक्षण किए गए। ठीक है, तो ये राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की जो स्थापना है 1950 में की गई भारतीय सरकार के द्वारा। और इसमें ग्रामीण जीवन से संबंधित चीज़ें जो होती हैं, जैसे गाँव में शिक्षा पहुंची कि नहीं, गाँव में जो रूढ़ियाँ होती हैं उसमें क्या प्रभाव पड़ा है आधुनिकता का। ठीक है, तो इस प्रकार के जो रिसर्चेस होते हैं, छोटे छोटे सर्वे होते हैं, वो ग्रामीण समाज में किए जाते हैं इसी संस्था के माध्यम से। ठीक है, तो मजुमदार ने गांव को एक जीवन विधि माना। ठीक है, जैसे लुईस विर्थ ने क्या माना, नगरों को एक जीवन शैली माना, उसी तरह से मजुमदार ने गांव को एक जीवन विधि माना। मंडलबाम ने भारतीय गांव पर इस्लामीकरण के प्रभाव को विस्तृत रूप से प्रस्तुत किया अपनी पुस्तक सोसाइटी इन इंडिया में। ठीक है, तो मंडलबाम ने इस्लामीकरण की बात की, किस तरह से मुगलों के आक्रमण के बाद से देश में इस्लामीकरण बहुत तेज बढ़ा और आज प्रत्येक क्षेत्र में इस्लामीकरण छा गया है। ठीक है, तो इसके बारे में उन्होंने सोसाइटी इन इंडिया नामक पुस्तक में लिखा है। लघु और दीर्घ परंपरा, तो देखिए फ्रेंड्स बगल में थोड़ा रामायण हो रहा है इसलिए आवाज़ रिकॉर्ड हो जा रही है और इसलिए मैंने वीडियो थोड़ा लेट में डालना शुरू किया कि आवाज़ थोड़ा कम हो जाए। लघु एवं दीर्घ परंपरा, देखिए क्या है, लघु परंपरा का मतलब होता है कि जो ऐसी परंपराएं जो अत्यंत ग्रामीण, अत्यंत पिछड़े हुए, अत्यंत अशिक्षित लोगों के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गांव में कुछ ऐसे देवी होते हैं, कुछ ऐसे देवता होते हैं, किसी वृक्ष को की पूजा करेंगे, बोलेंगे ये
चौरा माता है, ठीक है। तो इस तरह से होता है। और भी कुछ देवी देवता होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, लेकिन ग्रामीण लोग उनकी पूजा करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती हैं। लघु परंपरा है ये। दीर्घ परंपरा क्या है? जैसे आपने बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि कजली का त्यौहार होता है, उसी तरह से और भी कुछ ऐसे त्यौहार होते हैं जिसको शहरों में नहीं मनाया जाता है, शहरों में लोग नहीं जानते हैं, लेकिन गाँव में जानते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे त्यौहार भी हैं जिनको गाँव में पहले मनाया जाता था, धीरे धीरे वो फैलते फैलते सार्वभौमिकरण होते होते उनका वो शहरों में भी पहुँच गए, ठीक है। तो लघु परंपरा का मतलब होता है कि जो जनजातियों की पूजा पद्धति है, जनजातियों की जो परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रूढ़ियाँ हैं, वो क्या है? लघु परंपरा है। जैसे आपने जनजातियों में देखा होगा, मैंने आपको विवाह के प्रकार बताए थे कि कैसे कैसे ऊटपटांग शादियाँ होती हैं, तो वो क्या है? लघु परंपरा है, क्योंकि वो उस जनजाति तक ही सीमित है, उस क्षेत्र तक ही सीमित है। और दीर्घ परंपरा का मतलब होता है कि पूरे भारत में जो परंपरा फैली हुई है, ठीक है। जैसे रामनवमी हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, ठीक है, कृष्ण जन्माष्टमी हो गया, और गणेश जी की जो पूजा होती है, गणेश चतुर्थी हो गया, ठीक है। इस तरह से दीपावली हो गया, होली हो गया। तो ये जो परंपरा होती है, क्या दीर्घ परंपरा पूरे भारत में फैली है, और ये बुद्धिजीवियों के बीच में, चिंतनशील लोगों के बीच में पाई जाती है। जबकि लघु परंपरा निरक्षर लोगों के बीच में, अत्यंत पिछड़े हुए इलाके जो हैं, जो ऐसे क्षेत्र हैं जो बाहरी चीज़ों से अछूते हैं, वहाँ पे मनाई जाती है, ठीक है। तो लघु परंपरा, दीर्घ परंपरा के बारे में आप अच्छे से जान गए। देखिए, लोक संस्कृति क्या है कि रॉबर्ट रेडफील्ड ने अपनी पुस्तक द फॉल्क कल्चर ऑफ योगटन में लिखा है, 1941 में ये पुस्तक लिखी थी। और इसमें उन्होंने बताया कि जो गांव होते हैं, गांव है, कस्बे है, नगर है, तो वहाँ पे कुछ संगठित समूह होते हैं जिनका एक विशेष कल्चर होता है, ठीक है। जैसे नगरों में भी बंगाली लोग होंगे, तो बंगाली लोग क्या करेंगे? अपना एक अलग ही कल्चर वो लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे हमारे यहाँ, जहाँ पे मेरी जॉब है, वहाँ पे अग्रवाल समुदाय के लोगों का ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे जो प्रथाएं, परंपराएं हैं, कुछ ऐसे जो अग्रवाल समुदाय के लोग ही केवल मनाते हैं, बाकी लोग नहीं जानते कि हाँ ऐसी भी परंपराएं होती हैं। जैसे यहाँ के कर्ण छेदन जो होता है, वो बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, शादियों की तरह होता है वो, ठीक है। तो इस तरह से होता है कि हमारे यहाँ ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसे समुदाय होते हैं, कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनका अपना एक कल्चर होता है, और उसको फॉलो करते ही करते हैं, तो उसको लोक संस्कृति कहते हैं। यानी एक विशेष क्षेत्र से रिलेटेड या फिर एक विशेष समुदाय से रिलेटेड कोई कल्चर हो, तो उसको लोक संस्कृति कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, लघु परंपरा और दीर्घ परंपरा में अंतर क्या है? लघु परंपरा स्थानीय होता है। मैंने आपको बताया था कि लघु परंपरा क्या है? वो एक क्षेत्र विशेष, एक पिछड़े हुए गांव, इलाके, या फिर जनजातीय क्षेत्र से, पहाड़ी इलाके से, कहीं पे भी, मतलब वो एक पिछड़ा हुआ इलाका होता है, और वो आपस में ही क्या करते हैं? देवी देवता पूजा पद्धति और परंपराएं, प्रथाएं, रूढ़ियाँ विकसित कर लेते हैं, तो लघु परंपरा है। दीर्घ परंपरा राष्ट्रीय परंपरा होती है, शास्त्रों में लिखा हुआ है, और कई पीढ़ियों से लोग, युगों युगों से लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। अलिखित होता है लघु परंपरा, यानी वहाँ के स्थानीय लोगों ने बना दिया है कि हाँ हम अपने धार्मिक तत्वों की संतुष्टि के लिए ऐसे पूजा करेंगे, तो वो अलिखित है। और दीर्घ परंपरा क्या है? लिखित है, ठीक है। जैसे शास्त्रों में चीज़ें क्या है बताई गई हैं, चीज़ें वर्णित की गई हैं, तो वही दीर्घ परंपरा के रूप में हम मनाते हैं। लघु परंपरा अशास्त्रीय है, यानी शास्त्रों से इसका कोई लेना देना नहीं है। दीर्घ परंपरा शास्त्रीय है, यानी शास्त्र में जो वर्णित है वही परंपरा क्या है? दीर्घ परंपरा है। लघु परंपरा कम व्यवस्थित होती है, लोगों ने जैसे चाहा वैसे शुरू कर दिया। आप देखे नहीं होंगे, कुछ जनजातीय समूह ऐसे होते हैं जहाँ पे पूजा में मांस, खून और अंडे का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वहाँ के लोगों ने, यानी जो चीज़ जहाँ पे ज़्यादा उपलब्ध हो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसी से पूजा पद्धति शुरू की गई, ठीक है। या फिर वहाँ के लोगों के द्वारा जो चीज़ ज़्यादा पसंद की जाती है, अभी केरल में आप देखेंगे पूजा जो होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे मछली का प्रयोग पूजा में होता है। अब पश्चिम बंगाल में देखेंगे, वहाँ पे भी हर पूजा में मछली का प्रयोग होता है, ठीक है। वहाँ पे गोद भराई की रस्म होती है, तो गोद में मछली को दिया जाता है, ठीक है, बच्चा जब बच्चा होता है पेट में। तो इसी तरह से और भी प्रथाएं होती है। वहाँ पे लोग उपवास तोड़ते हैं, तो मछली खा के उपवास तोड़ते हैं। उपवास रहने के पहले भी शाम को मछली खाते हैं। तो इस तरह से उनका जो सिस्टम है वो बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ ऐसा दूर दूर से नॉनवेज से कोई रिश्ता नहीं होता। अगर कोई व्रत रखता है
ठीक है। और जो नॉनवेज नहीं खाता तो उसकी बात ही अलग है। तो ये सब चीज़ें होती है। कम व्यवस्थित होता है लघु परंपरा, और दीर्घ परंपरा ज़्यादा व्यवस्थित होता है। इसमें प्रत्येक चीज़ के लिए अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग उच्चारण हैं, अलग अलग चीज़ें हैं कि हाँ इस मंत्र को कहकर हम ये इस दिशा में जल को छिड़क देंगे, फिर ऐसे गोल गोल घूमना है, फिर ऐसे ये चीज़ चढ़ानी है, फिर ऐसे चरणामृत करना है, ठीक है। तो इस तरह से पूरी तरह से व्यवस्था है ये कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, जबकि लघु परंपरा में ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। अब देखिए, लघु परंपरा कम चिंतनशील होता है, ये अनपढ़ लोगों में पाया जाता है, जबकि दीर्घ परंपरा चिंतनशील होता है, ये पढ़े लिखे और बुद्धिजीवी लोगों में पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, भारतीय समाज के बारे में सार्वभौमिकरण और स्थानीयकरण की अवधारणा मैकिम मेरिट ने दी है। सार्वभौमिकरण का मतलब होता है कि कोई छोटी सी परंपरा जब फैलते फैलते पूरे विश्व में, पूरे भारत में फैल जाए तो वो क्या है, सार्वभौमिकरण है। और स्थानीयकरण का मतलब होता है कि जब कोई बड़ी परंपरा उसका पतन होने लगे और वो आकर अपने केवल छोटे से इलाके में जहाँ से उसका जन्म हुआ था वहीं पर वो रह जाए, बाकी जगह से वो नष्ट हो जाए, तो वो स्थानीयकरण है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। जैसे कि रक्षाबंधन जैसे त्यौहार अब क्या है, अब उसका महत्व कम हो रहा है। पहले रक्षाबंधन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, अब जो है राखियाँ वो व्हाट्सएप पे भेज दी जाती हैं। लेकिन पहले क्या थे, लोग जीवन मरण का प्रश्न बना के किसी भी तरह से वहाँ पहुँचते थे, ठीक है। उसी तरह से मकर संक्रांति का त्यौहार है उत्तर भारत में, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें हैं जो लड़की को भेजा जाता है शादी के बाद। तो वो भी परंपरा जो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो गई है, जिसकी इच्छा हुई गया, जिसकी इच्छा हुई नहीं गया। तो ये सब चीज़ें जो है काफ़ी चेंज हो गई, तो उसका भी स्थानीयकरण हो रहा है अब। जजमानी प्रथा समाज के आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जजमानी प्रथा का नाम आपने सुना होगा। जजमानी प्रथा का मतलब क्या होता है, अभी मैं इसको डिटेल में बताऊंगी, ठीक है। अभी आप जजमानी प्रथा जान जाइए कि आर्थिक आवश्यकता, अभी पूछता है जजमानी व्यवस्था सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति करती है कि आर्थिक आवश्यकता की, 2-4 आवश्यकता है और बता देगा, ठीक है, कि जातीय आवश्यकता है कि समाज व्यवस्था की आवश्यकता है, तो इसमें आपको आर्थिक आवश्यकता लगाना है। गली की एकता की अवधारणा दिया है कैथलीन गफ ने, और इन्होंने तंजौर के कुंभापेट्टई गाँव का अध्ययन किया है, ये एग्जाम में आता है। गुट समाज की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दिया है, और एस.सी. दुबे ने प्रभु जाति के स्थान पर प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दिया है, और इन्होंने एम.एन. श्रीनिवास के प्रभु जाति की अवधारणा की आलोचना करके प्रभु व्यक्ति की अवधारणा दी है, ठीक है। तो ये थोड़े छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। जाति के आधार पर गाँव का वर्गीकरण B.R. चौहान ने किया है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी चीज़ें हैं। देखिए, गाँव को जाति के आधार पर बांटा है किसने, चौहान ने बांटा है, B.R. चौहान ने। और निवास के आधार पर किसने बांटा है, इरावती कर्वे ने बांटा है, 3 भागों में, ठीक है। एस.सी. दुबे ने भारतीय गांव पर सामुदायिक विकास कार्यक्रम के प्रभाव को उन्होंने बताया है इंडियाज चेंजिंग विलेजेस, ठीक है। और इन्होंने बताया कि ये जो व्यवस्था है, ये जो सामुदायिक विकास कार्यक्रम है, ये पूर्णतः फेल हो गया है, ठीक है। और इसके फेल होने का कारण क्या है कि वहाँ पे सहभागिता नहीं मिल रही है, व्यवस्थित होकर चीज़ें नहीं, यानी आपने जैसे खाका बनाया, कुछ नौकरशाहों ने खाका बनाया कि इस तरह से हमको करना है, और वही चीज़ें ग्रामीणों पर थोप दी जा रही है। ग्रामीणों से पूछना चाहिए कि आपको किस चीज़ की पहले आवश्यकता है, कैसे आपका विकास ज़्यादा अच्छे से होगा, ठीक है। उनको भागीदार करके जब इसको किया जाएगा तभी ये सफल होगा। ये बात एस.सी. दुबे ने अपने अध्ययन में किया था, ठीक है। देखिए, इसमें गांव को भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी और संयुक्त, यानी गांव को बांटने का हमने 2 देखा, एक देखा जाति के आधार पर, एक देखा निवास के आधार पर। अब है भूमि व्यवस्था के आधार पर रैयतवाड़ी और संयुक्त में किसने बांटा, बेडन पावल ने, ठीक है। गुच्छेदार गांव की अवधारणा किसने दिया है, ये दिया है इरावती कर्वे। यानी आपने देखा होगा कुछ गाँव ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही घनी बस्तियाँ टाइप के गाँव होते हैं, ठीक है, छोटी छोटी गलियाँ होती हैं उसी में, तो इस तरह से गुच्छेदार गाँव होता है। क्षत्रियकरण की अवधारणा S.K. श्रीवास्तव ने दिया है, यानी क्षत्रियों के मूल्यों को अपना रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग। अब देखिए, जब कोई उच्च जाति निम्न जाति के गुणों को अपनाती है तो उसको असंस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। देखिए, संस्कृतिकरण का मतलब होता है निम्न जाति उच्च जाति के गुणों को अपनाती है, और असंस्कृतिकरण का मतलब होता है कि उच्च जाति निम्न जाति के गुणों को अपनाती है तो उसको असंस्कृतिकरण कहते हैं, ठीक है। डेनियल लर्नर द्वारा पश्चिमीकरण की अवधारणा को संकीर्ण माना और उसमें एक स्थान पर आधुनिकीकरण की बात कही, ठीक है। डेनियल लर्नर ने क्या कहा, पश्चिमीकरण की अवधारणा
को इन्होंने संकीर्ण माना। इन्होंने कहा कि जो हमारे जीवन में आधुनिक परिवर्तन हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है, औद्योगिकरण आ रहा है, विदेशों से चीज़ें आ रही हैं, तो ये इसका मतलब पश्चिमीकरण नहीं, केवल पश्चिमी देशों का ही अनुकरण नहीं हो रहा है, इसमें पूरे विश्व के देशों का अनुकरण हो रहा है। और इसीलिए यह पश्चिमीकरण नहीं है बल्कि आधुनिकीकरण है। और पश्चिमीकरण तो केवल पश्चिमी देशों की बात होगी, इसीलिए ये आधुनिकीकरण है। ठीक है, तो ये एग्जाम में आता है। अब अगला देखिए, विसंस्कृतिकरण, जिसमें उच्च जाति निम्न जाति के गुणों को अपनाती है, और उसकी अवधारणा किसने दी है? डी.एन. मजूमदार ने दी है। ठीक है, संस्कृतिकरण की अवधारणा किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास। विसंस्कृतिकरण की डी.एन. मजूमदार। जनजातिकरण की अवधारणा किसने दी है? कालिया ने दिया है। ठीक है, अब देखिए जनजातिकरण की अवधारणा में क्या होती है कि जब सब समुदाय के लोगों के द्वारा जनजातीय मूल्यों को अपनाया जाता है तो उसको जनजातीकरण की अवधारणा कहते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो ठेकेदार लोग होते हैं ये ग्रामीण इलाकों में ये जनजातीय लोगों में पहुँचते हैं अपने अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए, और वो कुछ दिनों के लिए ग्रामीणों के बीच में और जनजातियों के बीच में रहते हैं तो अपनी छाप छोड़ के जाते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो जनजातियों के द्वारा स्वयं भी प्रभावित होते हैं, उनकी किसी परंपरा, प्रथा, कोई रहन सहन, कोई वेशभूषा, कुछ ऐसा उनको प्रभावित कर देता है, उसको अपना देते हैं, तो क्या होता है? वो जनजातीकरण होता है। ठीक है, मान लीजिए जनजातियों के द्वारा पहने जाने वाला कोई वस्त्र उनको बहुत पसंद आया, उन्होंने ले लिया, तो वो भी जनजातीकरण ही होगा। कुलीनीकरण की अवधारणा नर्मदेश्वर प्रसाद ने दिया है, कुलीन लोगों का अनुकरण करना। ठीक है, जो धनी लोग हैं। अब देखिए प्रभु जाति की अवधारणा एम.एन. श्रीनिवास द्वारा रामपुरा के अध्ययन के आधार पर 1959 ईस्वी में प्रकाशित अपनी पुस्तक डोमिनेंट कास्ट इन रामपुर में दिया गया। ठीक है, और उन्होंने प्रभु जाति की 4 विशेषताएं बताई हैं। कौन कौन सी है देखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पहला है संख्यात्मक शक्ति, यानी उस इलाके में जो वो जाति होगी, प्रभु जाति होगी, उसकी संख्या ज़्यादा होगी। अब दूसरा है देखिए आर्थिक और राजनीतिक प्रभुत्व। ठीक है, यानी जो वो जाति होगी उसका आर्थिक प्रभुत्व होगा, यानी गांव में सबसे धनी भी होगा वो, और राजनीतिक प्रभुत्व यानी जो गांव में मसले होंगे उनको हल करने में काफ़ी वो मदद करते हैं, पंचायत में वो बैठते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक प्रभुत्व। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा चौधरी वगैरह होते थे गांव में, जमींदार वगैरह होते थे, उस टाइप के। अब देखिए धार्मिक कृत्य एवं जाति व्यवस्था में उच्च स्थान, यानी जो भी धार्मिक कृत्य होता है, जैसे आपने देखा कोई धार्मिक कृत्य होगा तो माली क्या करेगा? वो फूल तोड़ेगा। ठीक है, कुम्हार होगा मिट्टी के बर्तनों की व्यवस्था करेगा, और कुछ अन्य जातियाँ होंगी जो अन्य ढंग से वो कार्य करेंगी। ब्राह्मण होगा वो पूजा करेगा। तो इसमें क्या होगा कि धार्मिक कृत्य में ऊंचा स्थान, ब्राह्मण को क्या है? ऊंचा स्थान प्राप्त है, उसको ज्ञानी माना गया है, इसीलिए क्या है? उससे पूजा करवाई जाती है कि वो ज्ञानी है। तो धार्मिक कृत्य में क्या है? ऊंचा स्थान प्राप्त है, और जाति व्यवस्था में भी ऊंचा स्थान प्राप्त है ब्राह्मण को। ठीक है, तो ये सारी व्यवस्थाएं प्रभु जाति के लिए है। आधुनिक शिक्षा नवीन व्यवसाय, यानी आधुनिक शिक्षा उनके पास ज़्यादा होती है, वो शहरों में जाते हैं, शहरी चीज़ों को ज़्यादा फॉलो करते हैं। ठीक है, जैसे आपने पहले की मूवी अगर देखी होगी कभी, तो वहाँ पे जो चौधरी वगैरह होते हैं उनके बच्चे जो होते हैं वो शहर से पढ़ के आते हैं। ठीक है, फटाफट अंग्रेजी बोलते हैं, और जो गांव के होते हैं उनको कुछ भी नहीं आता। ठीक है, वो लोग केवल हल चलाना जानते हैं, केवल इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो शासन करता है उन पर। तो ये सब आपने देखा होगा। तो आधुनिक शिक्षा एवं नवीन व्यवसाय, क्योंकि ये लोग बचपन से ही पढ़ने के लिए शहरों में भेज दिए जाते थे। अब देखिए संपूर्ण गांव की एकता, न्याय और कल्याण के लिए कार्य, ये जो है संपूर्ण गांव की एकता के लिए, न्याय के लिए और कल्याण के लिए कार्य करते थे। ठीक है, यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो गांव वाले इनकी बात मानते थे, तो जब भी उनको कोई समस्या होती थी इनसे आकर वो पूछते थे। ठीक है, तो इन्हीं के माध्यम से, इन्हीं के बताए हुए तरीकों से वो इन्हीं के सुनाए हुए फैसलों को मानते थे। तो ये गांव की एकता और कल्याण के लिए कार्य कहलाता है। अब देखिए ग्राम्य नगरी संबंधों को प्रकट करने के लिए रॉबर्ट रेडफील्ड ने कौन सी अवधारणा दी है? सातत्य की। ठीक है, ग्राम नगरी सातत्य कहा उन्होंने। अब देखिए सर्वप्रथम जनजाति जाति सातत्य की अवधारणा किसने दिया है? एन.के. बोस ने। अब देखिए बेली ने जनजाति जाति सातत्य को स्वीकार नहीं किया। एन.के. बोस की जो अवधारणा है, यानी एक तरफ से देखा जाए तो अगर पूछा जाएगा कि एन.के. बोस की आलोचना किसने की, तो बेली का हम नाम ले लेंगे। ठीक है, बिल्कुल इसमें कोई भी दो राय नहीं, आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो स्वीकार न करके उन्होंने दोनों को अलग अलग माना, और बेली ने जाति को जैविक एकजुटता और जनजाति को खंडित एकजुटता कहा। ठीक है, यानी दोनों बिल्कुल अलग अलग है। कृषकीकरण और राजपूतीकरण की अवधारणा सुरजीत सिन्हा ने दिया। प्रभु समूह की अवधारणा किसने दिया है? एंथनी कार्टर। ठीक है, यानी प्रभु जाति की अवधारणा किसने दिया? एम.एन. श्रीनिवास। प्रभु व्यक्ति की एस.टी. दुबे। प्रभु समूह की अवधारणा किसने दिया है? एंथनी कार्टर ने दिया है। और प्रभु समुदाय की अवधारणा राय वर्मन ने दिया है। ठीक है, अब देखिए भद्र जंगली लोग
की अवधारणा रूसो ने दिया है। भद्र जंगली लोग का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं शहरों में जो शहरी तड़क भड़क और जटिलताओं से बिल्कुल ऊब जाते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी रास नहीं आती, तो सादा और सरल जीवन बिताने लगते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे फिल्म स्टार भी होते हैं जैसे धर्मेंद्र जी हैं। ठीक है, तो वो भी क्या करते हैं, ग्रामीण जीवन जीना ज़्यादा पसंद करते हैं, जबकि वो शहरों में हर प्रकार के ग्लैमर को देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी वो सादा जीवन पसंद करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत से लोग हैं, बहुत से अमीर लोग भी हैं जिनको सादा जीवन बहुत पसंद है। ठीक है, अभी एक बहुत बड़े उद्योगपति के ऊपर सर्वे हुआ था, तो उनके यहाँ जो खाना होता है मिट्टी के बर्तनों में बनता था, और खाना तो वो लोग ज़मीन पे बैठ के ही खाते थे और मिट्टी के बर्तनों में ही खाते थे। ठीक है, जबकि उनके पास इतना पैसा था कि वो सोने चांदी के बर्तन में भी खा सकते थे, लेकिन वो मिट्टी के बर्तन में खाते थे। तो यही होता है कि आधुनिक जटिलताओं को अपनाने के बाद भी जब व्यक्ति बिल्कुल उन सब चीज़ों से रास नहीं आता उनको, तो वो सरल जीवन, सादा जीवन जो उनको पसंद होता है शुरू से, वो जीवन जीना शुरू करते हैं। तो उसको भद्र जंगली लोग कहते हैं। इसकी उदाहरण रूसो ने दिया है। कस्बा के लिए आवश्यक शर्त है कि जनगणना अधिकारी द्वारा उद्घोषणा। ठीक है, यानी 1961 ईस्वी में एक मानक बना था कि जिसकी जनसंख्या 5000 तक होगी वो कस्बा है। ठीक है, 5000 से ज़्यादा होगी तो नगर है। तो जनगणना अधिकारी, यानी जब जनगणना होगा तो जनगणना में चीज़ें निकलेंगी कि हाँ, इसकी जनसंख्या जो थी पहले इतनी थी, अब इतनी ज़्यादा हो गई है, इसीलिए इसको टाउन घोषित किया जाना चाहिए। तो जनगणना अधिकारी जब उसकी उद्घोषणा कर देगा तो वो जो क्षेत्र है, वो एरिया है, वो क्या हो जाएगा, कस्बा हो जाएगा। अब देखिए, विश्व गांव की अवधारणा किसने दिया है, मार्शल मकलुहान ने दिया है। और ये अवधारणा उन्होंने दिया क्यों है, इन्होंने देखिए कहा है कि जो इंटरनेट है, टेक्नोलॉजी है, वैश्वीकरण है, इसके माध्यम से पूरा विश्व एक गाँव की तरह बन गया है। किसी एक देश में होने वाली घटना अन्य देशों तक इतनी तेज पहुंच जाती है, जैसे गांव में नहीं होता था कि कोई घटना घटी और बिल्कुल वो इतनी तेज पूरे गांव में फैलती थी कि पूछिए मत। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ें होती थी कि हाँ, फला की बेटी जो है गायब हो गई, उसको 10 मिनट के अंदर वो एक कान से दूसरे कान, तीसरे कान, इस तरह से क्या होता था, पूरा गांव जो है उस चीज़ को जान जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से विश्व में कोई भी घटना किसी भी इलाके में होती है, वो कुछ ही मिनटों में पूरे विश्व में इतनी तेज फैल जाती है कि पूरा विश्व एक गांव के जैसा प्रतीत होता है। इसी को लेकर मार्शल मकलुहान ने विश्व गांव की अवधारणा दिया है। ठीक है, तो ये जो है वैश्वीकरण से मिलता जुलता है, तो एग्ज़ाम में आ सकता है। जनजाति व्यवस्था देखिए, जाति व्यवस्था में प्रत्येक जाति एक निश्चित व्यवसाय करती है। ठीक है, यानी आपने देखा होगा कि प्रत्येक जाति का समाज में एक निश्चित स्थान है, एक निश्चित व्यवसाय करती है। ठीक है, जैसे माली है तो फूल ही निकालेगा, कुम्हार है तो बर्तन बनाएगा, और यादव है कोई तो दूध बेचेगा। ठीक है, कोई ब्राह्मण है तो कथा बाचेगा। ठीक है, तो इस तरह से प्रत्येक जाति का एक निश्चित कार्य होता है, छोटी बड़ी जातियाँ सभी हैं। अतः गांव में जाति श्रम विभाजन के माध्यम से सभी की आवश्यकताएं पूर्ति की जाती है। ठीक है, तो ये क्या है, ये श्रम विभाजन है। यानी समाज में जब भी किसी व्यक्ति को फूल की ज़रूरत पड़ेगी तो माली से ही संपर्क करेगा, वो उसको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से कोई कोई जनजाति है, वो चटाई बनाने का कार्य करती है, तो जब भी किसी व्यक्ति को चटाई की आवश्यकता होगी विवाह समारोह या फिर किसी अन्य कार्य के लिए, तो उसी व्यक्ति से सीधा संपर्क करेगा वो। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, एक जजमानी व्यवस्था, एक श्रम विभाजन था। समाज में सबका काम कैसे चलता है, क्योंकि जो व्यक्ति मान लीजिए कुम्हार है, बर्तन बनाना बहुत अच्छा जानता है, हो सकता है वो कृषि करना अच्छा ना जानता हो। ठीक है, तो अनाज कहाँ से उगाएगा। ठीक है, तो इसी के लिए और जो मान लीजिए कृषि कर रहा है, पहले तो मिट्टी के ही बर्तन होते थे और स्टील वगैरह के बर्तन होते नहीं थे, तो बर्तन कहाँ से लाएगा अपने घर के कार्यों के लिए। तो इसलिए ये श्रम विभाजन बनाया गया कि एक की आवश्यकता दूसरे व्यक्ति की पूर्ति जो है अगले व्यक्ति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, यानी एक व्यक्ति दूसरे की और दूसरा व्यक्ति तीसरे की, तीसरा व्यक्ति चौथे की, इस तरह से आवश्यकता जो है एक दूसरे की पूरी की जाएगी। और सभी जातियाँ इस ढंग से व्यवस्थित की गई कि कोई भी आवश्यकता अधूरी न रह जाए। ठीक है, जैसे शादियाँ होती हैं तो आपने देखा होगा कि एक विशेष समुदाय होता है और उसी समुदाय के लोगों को बुलाया जाता है, बिना उनके चीज़ें किए कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो उसको अलग अलग नामों से लोग पुकारते भी हैं, तो अलग अलग जातियों के लोग का एक अलग अलग योगदान होता है। ठीक है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसको पारितोषिक दिया जाता है, उसको पुरस्कार दिया जाता है, कपड़े दिए जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं। प्रत्येक प्रथा परंपरा में लोग पैसे उनको देते रहते हैं। तो इस तरह से सभी जाति की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सभी जातियाँ एक दूसरे की सेवा करती हैं और उसके बदले में उनको सेवा प्राप्त होता है। ठीक है, और इसे जजमानी व्यवस्था कहते हैं। इसे ग्रामीण इलाकों में आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाना जाता है।
तो ये फिर से याद रखिएगा, जजमानी व्यवस्था हमेशा आर्थिक आवश्यकता के लिए होता है, सामाजिक, सांस्कृतिक या फिर किसी अन्य प्रकार की आवश्यकता के लिए ये महत्वपूर्ण नहीं माना जाता। ये सबसे ज़्यादा जो होता है आर्थिक आवश्यकता है, क्योंकि गाँव में पैसा नहीं चलता और सभी को सेवा की आवश्यकता होती है। जैसे आपको मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत पड़ेगी तो आपके पास पैसे नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप कुछ अनाज दे देंगे और वो आपको मिट्टी के बर्तन पहुंचा देगा। ठीक है, उसकी आवश्यकता की भी पूर्ति हो गई और आपकी भी आवश्यकता की पूर्ति हो गई। तो यहाँ पर सीधा संबंध आर्थिक है। ठीक है, देखिए जजमानी प्रथा के अध्ययन के दो दृष्टिकोण माने जाते हैं। पहला है संघर्षवादी दृष्टिकोण, जो कि ऑस्कर लेविस, बिडलमैन और बोरेमैन ने दिया है। ठीक है, तो संघर्षवादी दृष्टिकोण वाले मानते हैं कि जो जजमानी व्यवस्था है ये क्या है, ये शोषण पर आधारित है। ठीक है, किसी को उच्च बना दिया, किसी को निम्न बना दिया, किसी को गंदगी उठाने वाला बना दिया, तो किसी को फूल चुनने वाला बना दिया, तो किसी को बहुत बड़ा विद्वान बना दिया, मान लिया गया। ठीक है, तो किसी को कुछ और मान लिया गया, किसी को ये मान लिया गया कि वो जानवरों की मरे हुए जानवरों की चमड़ी ही उतारेगा। तो ये क्यों बनाया गया? आप कौन होते हैं ये फैसला करने वाले कि ये व्यक्ति यही कार्य करेगा? ठीक है, तो ये चीज़ें, ये प्रश्न उठाते हैं कि जजमानी व्यवस्था शोषण पर आधारित है। उस समय जो लोग समाज में उच्च स्थिति प्राप्त किए थे वो अपने आप को उच्च घोषित कर दिए। ठीक है, और बाकी लोगों को निम्न कर दिया उन्होंने, जो उनके दोस्त मित्र थे उनको उन्होंने थोड़ा और ऊंचा कर दिया। तो ये क्या है, ये शोषण पर आधारित है, मार्क्सवादी दृष्टिकोण की बात करते हैं ये। अब देखिए प्रकारवादी दृष्टिकोण के कौन है, वाइजर है। ये मानते हैं कि जजमानी व्यवस्था बहुत ही अच्छी है और ग्रामीण आवश्यकता की पूर्ति के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर ये ना होता तो ग्रामीण आवश्यकता, ग्रामीण श्रम विभाजन नहीं चलता और आर्थिक जो आवश्यकताएं हैं वो कैसे चलता। ठीक है, जैसे कोई जुलाहा है वो कपड़ा बनाता है, तो कपड़ा घर घर बनेगा नहीं, सबको आता नहीं, तो जुलाहा को भी किसकी आवश्यकता है, अनाज की आवश्यकता है। ठीक है, तो उसको अनाज की आवश्यकता है, तो कृषक को जब कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो अनाज देकर कपड़ा ले लेगा। किसी कुम्हार को अगर कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी तो बर्तन देकर वो कपड़े ले लेगा। किसी माली को ज़रूरत पड़ेगी तो फूल देकर ले लेगा। उसी तरह से किसी अन्य जाति को आवश्यकता पड़ेगी तो उसी तरह से चीज़ें उनको प्रोवाइड करके वो अपना वस्त्र ले सकता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रकारवादी हुआ, लोगों की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है, समाज चल रहा है, इससे व्यवस्था चल रही है, न होता तो कैसे चलता। तो इसलिए उनको प्रकारवादी माना विलियम वाइजर ने। अब देखिए भारत में जजमानी प्रथा का सर्वप्रथम अध्ययन जो है वो ब्रिटिश मानवशास्त्री विलियम वाइजर ने किया था। ठीक है, और इन्होंने ही प्रकारवादी भी माना है। ठीक है, 1936 ईस्वी में इन्होंने एक पुस्तक लिखी द हिंदू जजमानी सिस्टम, और इसी में इन्होंने जजमानी व्यवस्था की बात की कि बहुत ही अच्छी व्यवस्था है और इसी के माध्यम से ग्रामीण समाज जो है अच्छे से चल रहा है। ठीक है, अब देखिए ग्रामीण सर्वदेशीयता की अवधारणा ऑस्कर लेविस ने दिया है और उन्होंने बताया है कि किस तरह से गांव जो होता है वो सर्वदेशी होता है, बहुत ही अच्छे से उसका जो एक स्थान से चीज़ें दूसरे स्थान पर बहुत ही आसानी से पहुंच जाती हैं, परंपरा का आदान प्रदान होता है गांव में। अब देखिए कुछ जजमानी व्यवस्था होती है जिसको कुछ नामों से पुकारा जाता है और एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। पहला है महाराष्ट्र की जजमानी व्यवस्था को क्या कहेंगे, तो बलूटे। ठीक है, मद्रास की मिरासी और मैसूर का अद्दे। ठीक है, तो ये 3 जजमानी प्रथा है जिसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता है और एग्ज़ाम में आने के लिए ये बिल्कुल तैयार है, इसको याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ चीज़ें और हैं, जैसे कि जो ग्रामीण आंदोलन है। ठीक है, ग्रामीण आंदोलन के अलावा जो अध्ययन हुए हैं ग्रामीणों पर और भी कुछ चीज़ें हैं, उसको हम अच्छे से देखेंगे और उसके बाद ये चैप्टर जो है वो फिनिश हो जाएगा और फिर हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे और आपका एग्ज़ाम भी बिल्कुल 2-3 महीने में हो ही जाएगा, 2 महीने में। तो जब 2 महीने में हो जाएगा तो अच्छे से तैयारी शुरू कर दीजिए। और इधर 1-2 दिन में मैं भी बहुत बिजी हूँ, तो आपका एक वीडियो ही डाल रही हूँ। जैसे ही फ्री होती है 2-3 दिन में तो आपका ज़्यादा वीडियो, एक दिन में 2 वीडियो इस तरह से मैं डालूँगी, तो जल्द से जल्द कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी 1 हफ्ते में आपका 2 यूनिट में ख़त्म करने का सोच रही हूँ। अभी तो थोड़ा सा बिजी हूँ। ठीक है, थोड़ा सा फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है। जैसे ये सब ख़त्म होता है आपका जल्द से जल्द कोर्स कंप्लीट होगा और काफ़ी कोर्स कंप्लीट हो चुका है जब से मैंने यूनिट शुरू किया है। सारे थिंकर तो पहले ही ख़त्म हो गए थे और भी इधर की यूनिट्स ख़त्म हो गई हैं। बाकी 1-2 यूनिट जो बीच में रह गई उनको ख़त्म करने के बाद जो सबसे बड़ी यूनिट है यूनिट फर्स्ट, उसको शुरू करेंगे। ठीक है।